हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फ्री यूपीएससी प्रिपरेशन। अभी तक हम बेसिक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं और बेसिक्स में हमने बेसिकली न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या मैं कहूँ मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस को कवर कर लिया है। फिर हम बात करेंगे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के बारे में। हमारा आज का जो टॉपिक है वो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है। इसको समझना जितना इजी है उतना ही शायद अगर आप इसको क्लोजली फॉलो ना करें तो कंफ्यूजन भी क्रिएट कर सकता है। इसीलिए चीजों को क्लोजली फॉलो करें एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। ठीक है जी। तो हुआ क्या, ये आती है जो लास्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी होता है ना, उसके अंदर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की शुरुआत होती है। इसमें बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ, एक तो बात करी गई है गवर्नमेंट का जो रोल है उसको कम करने की। ठीक है। दूसरा यहाँ पर एक था कि अल्टरनेटिव ऑफ ब्यूरोक्रेसी ढूंढा जाए, और सबसे बढ़िया अल्टरनेटिव क्या है ब्यूरोक्रेसी का? मार्केट, है ना। जो चीज बेसिकली आपकी आई वुड से गवर्नमेंट कर रही है वो काम मार्केट के ऊपर छोड़ देना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर दो मेन कंसर्न थे। द वेरी फर्स्ट इज द गवर्नमेंट रोल एंड द सेकंड इज द ब्यूरोक्रेसी, अल्टरनेटिव ऑफ ब्यूरोक्रेसी। यहाँ पर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली शुरुआत होती है एक बुक से। डेविड ऑसबॉर्न और टेड गैबलर के द्वारा लिखी गई एक किताब पब्लिश होती है जिसको कहा जाता है री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट। यानी हमें अब बात ब्यूरोक्रेसी की है, बात एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं है, बात आती है गवर्नमेंट पे, बात आती है उस ऑर्गेनाइजेशन पे जिससे ये सारा डिस्कशन स्टार्ट होता है, यानी कि गवर्नमेंट से। तो फर्स्ट री इन्वेंशन हुआ था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एनपीए में, और दूसरा री इन्वेंशन होता है वो होता है एनपीएम की फॉर्मेट में। ये जो एनपीएम है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ये टर्म कॉइन करी गई थी बाय द क्रिस्टोफर हुड। एनपीएम को मैनेजरियलिज्म भी कहा जाता है, एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, मार्केट बेस्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या थर्ड वे बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर मैनेजरियलिज्म है, मतलब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस के ऊपर फोकस नहीं है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे फोकस है मैनेजमेंट पे। और मैनेजमेंट क्या होती है कि आपके पास कुछ रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को आप इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज करते हो। कैसे यूटिलाइज करने का मतलब भी आपने कोई टारगेट अचीव करना है, राइट। आप उस टारगेट को अचीव करने के लिए अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करते हो। आप उस एलोकेशन में आप ये इंश्योर करना चाहोगे कि एफिशिएंटली काम हो, इफेक्टिवली काम हो, है ना। तो उसी को मैनेजमेंट बोलते हैं। वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, वो मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट में क्या होता है, आपको एक टारगेट दिया जाता है और कुछ रिसोर्सेज दिए जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, उनको इम्प्लीमेंट करना है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, आई डोंट नो आप अभी तक इस चीज को समझे हैं या नहीं समझे, और अगर नहीं भी समझे तो इट्स ओके, इट्स माय ड्यूटी टू क्लियर द डाउट। शुरुआती फेज के अंदर जब वुड्रो विल्सन आते हैं तो वुड्रो विल्सन क्या कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है वो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का है। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन से मतलब क्या है, आपको गोल दिए गए हैं, ठीक है। किसने दिए? पॉलिटिकल अथॉरिटीज ने दिए, ठीक है। उन गोल्स के साथ में आपको कुछ रिसोर्सेज दिए गए। रिसोर्सेज किसने दिए आपको? वो भी पॉलिटिकल अथॉरिटीज ने दिए, वो आपके नेशन की हैं। यानी कि आपके पास गोल है, उन गोल को अचीव करने के लिए अब आपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, ठीक है। ये था उस टाइम पे माना गया कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में कोई फर्क नहीं है। बात भी सही है। अगर यही एडमिनिस्ट्रेशन है तो डेफिनेटली मैं भी ये कहूंगी कि भाई देखो इसमें और मैनेजमेंट में कोई फर्क नहीं है। इस पर्सपेक्टिव से एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करना गलत होगा। एडमिनिस्ट्रेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन का रोल चेंज हुआ 1940s के बाद में। रोल प्रैक्टिकली नहीं, थ्योरेटिकल रोल चेंज हुआ। कैसे? 1940s में, यानी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है उसके बाद में
ये फाइंड आउट कर लिया गया कि गवर्नमेंट ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि डिसाइड कोई और करे, ठीक है, और इम्प्लीमेंट कोई और करे उस डिसीजन को। जब तक आप उस इम्प्लीमेंट करने वाली अथॉरिटी को डिसीजन में इंक्लूड नहीं करोगे तब तक आपका काम अच्छे से नहीं होगा। इम्प्लीमेंट अथॉरिटी कौन है? एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, आपकी ब्यूरोक्रेसी है जो इम्प्लीमेंट करती है। तो ब्यूरोक्रेसी को सिर्फ गोल दे देने से कि जाओ जा करके ये पॉवर्टी इरेडिकेशन की हमने पॉलिसी बना ली, यहाँ पर जा करके तुम्हें एक स्कीम है जो वो इम्प्लीमेंट करनी है, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप ऐसे रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हो। आप एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो ऑफिशियल्स हैं यानी ब्यूरोक्रेसी को आप बुलाओ, जब पॉलिसी बनाई जा रही है उनसे डिस्कस करो, डिस्कस करके उनके एक्सपर्ट राय लो, फिर आप पॉलिसी बनाओ, ठीक है। वो पॉलिसी इन्होंने मिल करके बनाई है, अब वो पॉलिसी उनको दो इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। यानी अब गोल उनके द्वारा मिल करके डिसाइड किया गया है और अब उन गोल को अचीव करने के लिए रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, ठीक है। ये क्या है? ये एक सही डेफिनेशन है एडमिनिस्ट्रेशन की। ये एडमिनिस्ट्रेशन है, नो डाउट, एडमिनिस्टर करना। प्रबंधन सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को सही से जस्टिफाई नहीं करता, प्रशासन, ठीक है। ये फर्क जो है ना आपको समझना पड़ेगा कि फर्स्ट फेज के अंदर क्यों अर्लीस्ट थिंकर ने एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के बीच में फर्क नहीं माना और क्यों बाद में माना गया कि मैनेजमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, एनपीएम में किस पे फोकस है? एनपीएम में मैनेजमेंट पे फोकस है। उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो काम कर रही है सो कर रही है, वी नीड द अल्टरनेटिव ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड हाउ सो, हमें एक मैनेजमेंट की जरूरत है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की जरूरत है। यानी कि गोल्स क्या रहेंगे? पब्लिक वेलफेयर। रिसोर्सेज क्या रहेंगे? पब्लिक के रहेंगे। आप क्या करो, जो मीन्स है या जो मेथड है उसको रीइन्वेंट करो, यानी कि आप मैनेजमेंट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन को मिक्स कर दो एंड दैट बिकम एनपीएम। क्लियरली समझ में नहीं भी आया, जस्ट लेट मी नो, आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको इस पॉइंट को क्लियर कर पाऊँ कि क्यों एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में आप फर्क समझ पाते हैं, क्यों नहीं समझ पाते, उस बात को लेकर के। इनका कहना था कि एनपीएम क्यों चाहिए हमें एनपीएम। तो दो डिफरेंट चीजें होती है, एक तो होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विच इज एसोसिएटेड विद द रूल्स एंड प्रोसीजर, रेड टेपिज्म, है ना, रेड टेप। बिजनेस मैनेजमेंट जो कि अचीवमेंट और परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, जो आपकी प्राइवेट एंटिटीज होती हैं वो अचीव भी करती हैं, परफॉर्म भी करती हैं। एंड 1980 के दशक से देयर आर व्यूज दैट आर वेरियस व्यूज आर इमर्जिंग दैट सिमिलरिटी इन टास्क बिटवीन बोथ आर ग्रेटर देन डिफरेंस। 1980 के बाद में मैंने आपको बताया ना, एक तो न्यू लिबरल पर्सपेक्टिव आ रहा था, दूसरा एक चीज और बताती हूँ हिस्टोरिकली, 1980s तक एक था कैपिटलिज्म और एक था सोशलिज्म। कैपिटलिज्म को कौन लीड कर रहा था? यूएसए, और सोशलिज्म को यूएसएसआर। यूएसएसआर वीक होने लगा था, यानी सोशलिज्म वीक होने लगा था। कैपिटलिज्म की प्रोमिनेंट आइडियोलॉजी क्या है? लिबरलिज्म। लिबरलिज्म अपनी पीक पे पहुंच रहा था, नियो लिबरलिज्म जिसको हम कहते हैं। तो उसकी वजह से भी यहाँ पर क्या हुआ, नियो लिबरलिज्म ट्रेडिशन की वजह से भी ये मान लिया गया कि बिजनेस मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ खास फर्क नहीं है, तो दोनों को एक ही परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए दोनों को एक ही मान लेना चाहिए, ठीक है। सो एनपीएम वाज अगेंस्ट द ब्यूरोक्रेसी। अलग अलग तरीके से इनको डिफाइन किया गया है। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो पब्लिक मैनेजमेंट टेक्स व्हाट एंड व्हाई फ्रॉम द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड हाउ फ्रॉम द बिजनेस मैनेजमेंट। व्हाट एंड व्हाई यानी कि ये जो गोल्स हैं, ये वाला गोल ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया आपको कि आपने अचीव क्या करना है। एक पर्टिकुलर एरिया है, वहां पर पोवर्टी इरेडिकेशन, पोवर्टी एक बहुत बड़ी समस्या है, तो पोवर्टी को इरेडिकेट करना है, आपने उसके लिए गोल्स बनाने हैं। ये आप एडमिनिस्ट्रेशन से ले रहे हो, और उन गोल्स को अचीव कैसे करना है ये आप मैनेजमेंट से सीख रहे हो। तो ये दोनों मिलकर के क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पर यू आर अचीविंग दी एनपीएम, ठीक है। न्यू लिबरलिज्म मैंने आपको बताया
इनका ये मानना था कि दैट गवर्नमेंट इज बेस्ट विच रूल्स द लिस्ट, जो कम से कम रूल करती है वही गवर्नमेंट सबसे बढ़िया होती है। तो यहाँ पे एक पैराडाइमिक हमें शिफ्ट देखने को मिलती है। अब इसमें एनपीएम के दो पिलर हैं, एक तो है पब्लिक चॉइस थ्योरी और दूसरा है न्यू टेलरिज्म, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है ना। पब्लिक चॉइस थ्योरी तो आई गेस मैंने आपको दी थी पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ी तो भी कोई बात नहीं। अच्छा, आज का ये जो लेक्चर है ना, लेक्चर मत मानो इसको, इसको बस एक छोटा सा इंटरेक्शन मान के चलो। आज थोड़ी सी मतलब मैं लेंथी लेक्चर, या आज आपका लेक्चर नहीं ले पाऊंगी, रीजन छोटा सा ही है। आपने अपने बिहाफ पे कुछ टॉपिक कवर करने हैं। एक तो आप पब्लिक चॉइस थ्योरी पढ़े, दूसरा मैं आपको नियो टेलरिज्म और पब्लिक चॉइस थ्योरी कल दोनों के बारे में बताऊंगी, एंड उसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे अपने डिस्कशन को, फिर आपको एनपीएम अच्छे से समझ में आएगा। ये नोट्स से अगर मैं आपको करवा भी दूं, मतलब बहुत शॉर्ट में लिखे गए हैं ये नोट्स हैं, इससे आपका जो एनपीएम वाला टॉपिक है ना वो कंप्लीट कवर नहीं होगा। ओके, इसीलिए आई नीड सम टाइम ताकि मैं आपको ये दोनों टॉपिक करवा सकूं। एक है, दो फर्क और हैं जो शायद आपको समझ में ना आए आपको अभी भी। एक तो है री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट और एक है एनपीएम। दोनों में फर्क है। गवर्नमेंट को री इन्वेंट करना और गवर्नमेंट को डाउन साइज करना, इनमें भी फर्क है। इन दोनों टर्मिनोलॉजी को आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं इनको सॉर्ट आउट कर पाऊँ, ठीक है। अच्छा, पब्लिक इंटरेस्ट थ्योरी और पब्लिक चॉइस थ्योरी का थोड़ा सा मैं आइडिया दे देती हूँ आपको। पब्लिक इंटरेस्ट थ्योरी, इसमें क्या होता है कि बहुत सारी जनता है, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, और इनके कुछ ना कुछ लोग ऐसे होंगे जो इनके एडमिनिस्ट्रेटर हैं। इनको क्या चाहिए, इनकी डिमांड्स क्या है। एडमिनिस्ट्रेटर कह रहे हैं कि हमें पता है इनकी डिमांड्स क्या है, हम जो भी काम कर रहे हैं वो पब्लिक के भले के लिए कर रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ये थी पब्लिक इंटरेस्ट थ्योरी, मतलब पब्लिक को कोई हक नहीं है, पब्लिक को बस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सिर्फ मिल रहा है, यानी कि सप्लाई साइड है, डिमांड साइड तो अवेलेबल ही नहीं है। ऑन दी अदर हैंड जो पब्लिक चॉइस थ्योरी है, सिंपल सी थ्योरी है, वो ये कहती है कि पब्लिक को हक है, पब्लिक को चॉइस दी जानी चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। उनको वाटर सप्लाई चाहिए कि उनको फूड चाहिए, क्या चाहिए वो पब्लिक के ऊपर है। यानी कि पॉलिसी मेकिंग के अंदर पब्लिक की डिमांड जो है सबसे प्रोमिनेंट है, ऐसा पब्लिक चॉइस थ्योरी का कहना है, ठीक है। तो पब्लिक इंटरेस्ट थ्योरी और पब्लिक चॉइस थ्योरी दोनों में फर्क आपको पता होना चाहिए। एक था पब्लिक सर्विस अप्रोच, तीसरी एक और आएगी, दैट इज पब्लिक सर्विस अप्रोच। पब्लिक सर्विस अप्रोच, अब यहाँ पे एक चीज और नोटिस करना कि दोनों ही सिचुएशन में, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट थ्योरी और पब्लिक चॉइस थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में सबसे मतलब पब्लिक यहाँ पे डिमांड कर रही है नहीं कर रही है वो साइड फैक्टर, वो फैक्टर साइड में रखो, लेकिन यहाँ पे अभी भी जो मेन एक्शन किसके हाथों में है, मेन एक्टर कौन है यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटर है। लीड कौन कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा है, ठीक है। भाई जनता आपको अपनी डिमांड बता रही है, पब्लिक चॉइस थ्योरी जनता, आप जनता की डिमांड समझ करके काम कर रहे हो, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट थ्योरी, है ना। पब्लिक सर्विस में क्या होता है कि आप पब्लिक को करने दो, पब्लिक की बस हेल्प करो, ठीक है, और आपने क्या करना है, बस पब्लिक को सर्विस देनी है, पब्लिक की हेल्प करनी है, दैट इज पब्लिक सर्विस अप्रोच। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा पीछे चला जाएगा और पब्लिक जो है वो आगे आ जाएगी, इतना सा फर्क है। अगर मैं जस्ट इमेजिन की एक गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है, और कैसे डिजाइन करते हैं इसको, ये मान लिया हमने, ठीक है, 4 पहियों की होती है गाड़ी, इस तरीके से गाड़ी बनी हुई है ये, ओके। यहाँ पर जो इसको लेके जा रहा है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर है और पीछे पब्लिक बैठी हुई है। तो पब्लिक इंटरेस्ट थ्योरी के अंदर तो एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ ही नहीं रहा कि आपको जाना कहाँ है, वो कह रहा है कि अच्छा हमें पता है, हमने तुम्हारा
तुम्हारी शक्ल देख ली और हमें अंदाजा है कि तुम्हें कौन से स्टेशन पे उतरना है, हम अपने आप गाड़ी रोक के तुम्हें उतार देंगे। दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि गवर्नमेंट कर रही है, लोगों के भले के लिए कर रही है, उस वाले एस्पेक्ट में जाते हैं बात। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर रहा है, पब्लिक से पूछ रहा है कि तुम बता दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम हमें बताओ कि तुम्हें जाना क्या है। तो वो क्या होगी, पब्लिक चॉइस होगी। और तीसरा होता है पब्लिक सर्विस अप्रोच। पब्लिक सर्विस में क्या आ जाएगा, ड्राइवर सीट पे एडमिनिस्ट्रेशन नीड्स पर पब्लिक आएगी, साइड में एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वो हेल्प करेगा पब्लिक की, दैट वुड बी पब्लिक सर्विस अप्रोच। ठीक है, तो ये दो मतलब 3 अप्रोचेज हैं आपके, अभी आएंगी उसमें नेक्स्ट जो भी टॉपिक रहेगा उसके अंदर। तो नोट्स में आप जरूर कोशिश करें इन चीज़ों को पढ़ने की। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इन चीज़ों को और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो आज के लेक्चर जो है वो यहीं पे हम खत्म करते हैं। आई एम सॉरी कि आज का इतना लेंथी लेक्चर नहीं हो सका। हम कोशिश करेंगे कि कल का जो लेक्चर है, सबसे पहले तो एक लाइव सेशन रखते हैं, ताकि हम देख पाएं कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुंची और हमारे एफर्ट कहाँ तक पहुंचे। ओके, तो जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं कर रखा, मैं उनको एक बार टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भेज देती हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का फायदा ये होता है कि आप एक साथ जुड़ पाते हो, तो ताकि मुझे कुछ भी अगर मैसेज छोड़ना हो तो मैं वहां पे आपको इजीली बता पाऊंगी। वहां पे आप मुझे एक बार ज्वाइन कर लेना, जिनको नहीं पता लिंक के बारे में व्हाट्सएप मैसेज छोड़ देना एक बार। ओके, चलिए फिर कल मिलते हैं, और कोशिश करेंगे कल या परसों में एक लाइव सेशन रखें, हम 1-to-1 टॉक हो सके। ओके, चलिए फिर, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।